हेलो स्टूडेंट्स, हम यूनिट 2 एंड यूनिट 3 कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 2 में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी किया था एंड यूनिट 3 में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड कोरोजन को समझा था। मैं आज एक नया मॉड्यूल स्टार्ट कर रही हूँ, यूनिट 5, दैट इज पॉलीमर्स। पॉलीमर्स के बारे में ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज हम पॉलीमर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे और इन हेडिंग्स के थ्रू डेफिनेशन समझेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है उसमें, फंक्शनैलिटी और फिर पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स में सबसे पहले हम समझते हैं कुछ टर्म्स, जैसे कि मोनोमर्स क्या होते हैं। मोनोमर्स आर स्मॉल यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स या हम कहेंगे स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स या स्मॉल यूनिट्स। ठीक है, पॉलीमर्स ये ही हम पढ़ने वाले हैं, इसको भी डिटेल में समझेंगे। पॉलीमर्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स ये स्मॉल यूनिट्स हैं। मोनोमर्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं और पॉलीमर्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मोनोमर्स ही जब कंबाइन होते हैं, आपस में जुड़ते हैं रिपीटेडली, एक मोनोमर है दूसरे से जुड़ा, तीसरे से चौथे से, ऐसे अनगिनत जब मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स आपस में जुड़ जाते हैं तो वो बना देते हैं पॉलीमर्स, और वही प्रोसेस हमारी कहलाती है पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमर्स आर ऑल्सो नोन एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं अब इसकी। डेफिनेशन, पॉलीमर्स एंड पॉलीमराइजेशन। तो किसको कहा हमने पॉलीमर्स? व्हेन स्मॉल यूनिट्स, ब्रैकेट में मोनोमर्स, व्हेन मोनोमर्स कंबाइन रिपीटेडली थ्रू केमिकल बॉन्ड्स, थ्रू केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू ही जुड़ेंगे ऑब्वियसली। व्हेन स्मॉल यूनिट्स कंबाइन रिपीटेडली थ्रू केमिकल बॉन्ड्स, then a large molecule is formed, large molecule is formed, that is macromolecule or polymer। ठीक है, and this process is called, this process is called polymerization। When monomers combine repeatedly through chemical bonds, then a macromolecule is formed, and जो macromolecule बनेगा that is polymer, and this process is called polymerization। क्लियर है ये? ओके, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब समझते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल बता देती हूँ मैं आपको यहीं पर छोटा सा। जैसे कि मैंने लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमें पता है कौन सा मॉलिक्यूल है, इथाइलिन मॉलिक्यूल। ठीक है, इथाइलिन। इसके अगर n मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करें रिपीटेडली, रिपीटेडली, ठीक है, रिपीटेडली मैनर में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल n, और ये जो मॉलिक्यूल बना ये क्या बना? पॉलीइथाइलिन। डेफिनेशन से समझ में आ गया होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल, एन मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रिपीटेड मैनर में आपस में एक दूसरे से जुड़ते रहे और उन्होंने फाइनली ये प्रोडक्ट बनाया। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और ये यहाँ पर बॉन्ड्स लग गए होल एन। तो इसका मतलब है कि एन मॉलिक्यूल इथाइलिन के कंबाइन हुए और उन्होंने पॉलीइथाइलिन बना दिया। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है पॉलीमर्स का, पॉलीमर का। ठीक है, और ये प्रोसेस जो हुई दैट इज पॉलीमराइजेशन। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में भी, कौन कौन सी, कितना प्रेशर, कितना टेम्परेचर लेते हैं, कितने टाइप की पॉलीथीन्स बनती हैं पॉलीइथाइलिन। ठीक है, अभी इतना समझना काफी है यहाँ पर डेफिनेशन में कि इथाइलिन ने पॉलीइथाइलिन बनाया और ये प्रोसेस पॉलीमराइजेशन हो गई। अब इसमें अगली टर्म आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये यहाँ पर लिख रखा मैंने, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसको कहते हैं?
तो जितने भी मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए मोनोमर के, ये मोनोमर है, ठीक है, स्मॉल यूनिट मोनोमर है और ये पॉलीमर है। तो जितने भी मोनोमर के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हुए वही कहलाती है उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कंबाइन रिपीटेडली टू फॉर्म अ पॉलीमर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन भी। डिग्री ऑफ फ्रीडम, the number of monomers which combine in a repeated manner या which combine repeatedly is called degree of freedom। जैसे कि हमने देखा इस एग्जाम्पल में इथाइलिन में n मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए तो हमने कहा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम n है। n मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े और पॉलीथीन बना लिया, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं छोटे छोटे टर्म्स जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है पॉलीमर्स का, इसको ध्यान से समझिए। तो आपसे पूछा जाए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है तो आप बता सकते हैं नंबर ऑफ मोनोमर्स जो कंबाइन हुए और जिन्होंने पॉलीमर बनाया। ओके, अब आता है थर्ड टर्म इसकी, फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी किसको कहते हैं? तो किसी भी मोनोमर में जितनी बॉन्डिंग साइट्स हैं, मींस जहां जहां से वो मॉलिक्यूल से जुड़ सकता है, वही है उसकी क्या कहलाती है? फंक्शनैलिटी। जैसे कि मैंने लिखा ये इथाइलिन और हमने देखा क्या बना, पॉलीइथाइलिन CH2 होल एन। तो इसमें कितनी बॉन्डिंग साइट है? 2। एक ये रिबॉन्डिंग साइट, एक ये रिबॉन्डिंग साइट। मींस इथाइलिन का एक मॉलिक्यूल इधर भी जुड़ सकता है और एक मॉलिक्यूल इधर जुड़ेगा। फिर इस तरह से अगला प्रोसेस होगा, इथाइलिन का फिर मॉलिक्यूल एक इस साइड जुड़ेगा और एक इस साइड जुड़ेगा। तो इसका मतलब है फंक्शनैलिटी इसकी कितनी है? 2। अगर किसी मोनोमर की फंक्शनैलिटी 2 से कम है तो इसका मतलब है कि वो पॉलीमर नहीं बना सकता। फंक्शनैलिटी एटलीस्ट 2 होना कंपलसरी है। फंक्शनैलिटी शुड बी 2 टू फॉर्म अ पॉलीमर और फॉर अ प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, लिख लेते हैं इसको, फंक्शनैलिटी। The number of bonding sites of a monomer is called its functionality। ये पॉलीमर की नहीं है, याद रखिएगा, ये फंक्शनैलिटी किसकी होगी? मोनोमर की। मोनोमर में कितनी बॉन्डिंग साइट्स हैं? अगर उसमें 2 से कम है तो वो पॉलीमर बनाने की टेंडेंसी नहीं रखेगा। ठीक है, द नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइट्स ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड इट्स फंक्शनैलिटी। इसमें पॉलीमर मत लिख देना, द नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइट्स ऑफ अ पॉलीमर। ओके, ठीक है, ये हो गई इसकी फंक्शनैलिटी। इट शुड बी एटलीस्ट 2 होनी चाहिए, एल्स monomer will not make polymer। या हम लिखेंगे कैन नॉट मेक अ पॉलीमर। ठीक है, ये हो गया हमारा फंक्शनैलिटी। क्लियर हो गया होगा आई थिंक इतना कि पॉलीमर्स क्या होते हैं? मोनोमर्स आपस में जुड़े रिपीटेड मैनर में, बार बार जुड़े। ये मोनोमर है, इससे आगे दूसरा जुड़ गया, फिर तीसरा जुड़ा, फिर इधर से जुड़ा, 2 बॉन्डिंग साइट है तो इधर से भी आ रहे हैं मोनोमर के जो मॉलिक्यूल हैं और इधर से भी अटैच हो रहे हैं उस पर, इधर से भी हो रहे हैं, फिर इधर से हो रहे हैं, फिर से उसमें 2 बॉन्डिंग साइट बन गई। तो इस तरह से उनमें अटैच होते रहते हैं और एक मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाता है। तो हमने कहा कि जो मोनोमर है दैट इज अ स्मॉल यूनिट। तो स्मॉल यूनिट जब रिपीटेड मैनर में उसने जुड़ी आपस में तो उसने क्या बना दिया? एक मैक्रो मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया और उसी को हमने क्या कहा? पॉलीमर। ठीक है, और ये जो पूरी प्रोसेस हुई दैट इज पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने समझ लिया कि जितने भी मोनोमर पार्टिसिपेट करेंगे पॉलीमर बनाने में वही उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक,
फंक्शनैलिटी, बॉन्डिंग साइट्स कितनी है। जैसे इथाइलिन में हमने देखा कि इधर भी एक मैंने बॉन्ड लगाया ये और ये, तो मतलब इधर से भी जो है मोनोमर के मॉलिक्यूल अटैच होंगे और इधर से भी होंगे, तो बॉन्डिंग साइट इसमें 2 हो गई। किसी में 4 भी हो सकती हैं, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। जो ब्रांच्ड पॉलीमर आएंगे ऊपर भी जुड़ेंगे, वो नीचे भी, उसमें 4 बॉन्डिंग साइट हो जाएंगी। तो जो भी बॉन्डिंग साइट है दैट इज फंक्शनैलिटी, कम से कम 2 होनी चाहिए, तभी पॉलीमर बनाने की प्रोसेस हो पाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आता है इसका क्लासिफिकेशन, पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन कई तरह से किया जाता है पॉलीमर्स का, चलिए समझते हैं क्लासिफिकेशन। किस किस के बेसिस पर करेंगे हम क्लासिफिकेशन। तो पहला क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स, मोनोमेरिक यूनिट्स। ठीक है, मोनोमेरिक यूनिट्स के हिसाब से, मतलब मोनोमर्स कितनी तरह के जुड़े उसमें आके उन्होंने पॉलीमर बनाया, उसके बेसिस पर कितनी तरह का होगा। देखिए, एक तो होते हैं होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर कौन से होते हैं, जिनमें एक ही तरह के मोनोमर्स आपस में कनेक्ट होंगे। मान लीजिए जैसे मैंने बताया आपको पॉली इथाइलिन, उसमें क्या हुआ, इथाइलिन के ही मॉलिक्यूल रिपीटेड मैनर में जुड़ रहे हैं, तो उसमें एक ही तरह के मोनोमर हुए, तो वो पॉलीमर क्या कहलाए, जो पॉलीमर बने होमोपॉलीमर। ठीक है, समझ गया, इतना क्लियर हो गया। एक ही तरह के मोनोमर्स पार्टिसिपेट करेंगे पॉलीमर बनाने के लिए। ठीक, यहां पर लिख देती हूं, देखिए ए, अगर ए टाइप का है तो ए ही इसमें कनेक्ट होंगे। एग्जाम्पल इसका जैसे मैंने बताया पॉली इथाइलिन, पॉली इथाइलिन। ठीक है, दूसरे टाइप के होते हैं कोपॉलीमर। कोपॉलीमर वो होते हैं जिनमें एक से नहीं होंगे मोनोमर, अलग अलग तरह के होंगे। मोनोमर आप समझ गए होंगे, अब मैं मोनोमर बोल रही हूँ, स्मॉल यूनिट्स मोनोमर। ठीक है, तो अलग अलग तरह के होंगे इस तरह से, अगर एक ए होगा तो दूसरा बी, ए बी, इस तरह के होंगे, अलग अलग तरह के मोनोमर पार्टिसिपेट करेंगे पॉलीमर बनाने में, तो उस टाइप के पॉलीमर्स कहलाते हैं कोपॉलीमर। ये कोपॉलीमर्स का भी क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें पहला आता है इसमें ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट पॉलीमर, ऑल्टरनेट कोपॉलीमर। वो क्या होते हैं, ऑल्टरनेट का मतलब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, एक ए होगा, एक बी होगा, फिर एक ए होगा, फिर एक बी होगा, फिर एक ए होगा, इस तरह से जुड़ते रहेंगे। ये बॉन्डिंग साइट लगा दी हमने यहाँ पर। ठीक है, दूसरे होंगे इसमें कोपॉलीमर ऑल्टरनेट के बाद ब्लॉक्ड, ब्लॉक्ड का मतलब है मोनोमर ब्लॉक्स बने हुए होंगे, जैसे कि अगर ए एक साथ आ जाएगा, फिर बी बी मॉलिक्यूल जुड़े हुए होंगे, फिर ए करके जुड़े होंगे, इस तरह से। इतने स्पेस नहीं है यहाँ पर, ऐसे बस ए और बी से समझ लीजिए। ओके, ए और बी ब्लॉक बन जाएंगे, आई मीन टू से। ठीक है, तो ये ब्लॉक्ड कोपॉलीमर हो गए। थर्ड टाइप इसमें आता है रैंडम कोपॉलीमर, रैंडम कोपॉलीमर। रैंडम से मतलब समझ गए होंगे आप, रैंडम मीन्स कहीं भी कुछ भी जुड़ जाएगा, जरूरी नहीं है जैसे इसमें एक ब्लॉक ये बना ऑल्टरनेट, ए के बाद बी फिर ए बी, इसमें ब्लॉक बन गया। उसमें रैंडम का मतलब है ए के बाद जरूरी नहीं है बी आए, ए के बाद ए ही आ गया, फिर ये आ गया, फिर बी आ गया, इस टाइप से, वो कहलाते हैं रैंडम कोपॉलीमर। इस तरह से ए बी बी ए, इस तरह से कुछ भी रैंडम। इसके बाद आता है ग्राफ्टेड, ग्राफ्टेड कोपॉलीमर। ग्राफ्टेड का मतलब है कि एक मोनोमर की तो जो है बैकबोन बनी हुई होगी इस तरह से ए, और दूसरा उस पे क्या होगा, ग्राफ्टेड होगा बी बी। इस टाइप के कोपॉलीमर कहलाएंगे ग्राफ्टेड कोपॉलीमर। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि कोपॉलीमर में दो तरह के मोनोमर्स होते हैं और अलग अलग तरह से उनका अरेंजमेंट है, उसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन है, ऑल्टरनेट, ब्लॉक्ड, रैंडम और ग्राफ्टेड। क्लियर है ये पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स, मोनोमेरिक यूनिट्स, इसमें एक ही तरह के होमोपॉलीमर हो गए। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द
बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी। तो फंक्शनैलिटी के बेसिस पर जो हम ये हमारे पॉलीमर्स हैं, ये होते हैं तीन तरह के। पहले तो होंगे लीनियर। लीनियर मीन्स एक लीनियर चेन होगी, जैसे कि पॉलीइथाइलिन में हमने देखा था CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2, इस तरह से एक चेन होगी सीधी। इस तरह से लिख देती हूं मैं, इस तरह से एक चेन बनी हुई होगी, लीनियर। ठीक है। दूसरे होते हैं हमारे ब्रांच्ड। ब्रांच बनी हुई होती है, जो मेन पेरेंट चेन है उस पर ब्रांच होंगी। जैसे ये मैं एक कार्बन की चेन लिख रही हूं, इस पर यहां पर ये ब्रांच आ गई, या यहां पर आ गई एक ब्रांच, इसको हम साइड चेन कहेंगे या ब्रांच कहेंगे। इस टाइप से ब्रांच लगी हुई होती है। ठीक है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है हमारा लीनियर जो कोपॉलीमर है, इनका एग्जाम्पल मैं लिख रही हूं हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन HDPE। अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं नॉर्मल, इसके बाद हम डिटेल में इन सबको पढ़ेंगे कि पॉलीइथाइलिन जैसे मैंने बताया ये भी कई तरह की होगी, कितने टेम्परेचर और कितना प्रेशर लेते हैं तो HDPE बनती है, और मतलब हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, और कितने टेम्परेचर प्रेशर पर लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन बनती है LDPE। ठीक है। तो LDPE जो होती है वो ये ब्रांच्ड LDPE, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, ये ब्रांच्ड का एग्जाम्पल है। ठीक है। ये जो लीनियर HDPE है, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, इसकी स्ट्रक्चर से क्लियर है कि स्ट्रक्चर इसकी बहुत ही एकदम सॉलिड है। तो इस टाइप की जो पॉलीइथाइलिन है ये रिजिड होती है और काफी इसमें जो है ना स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होती है। LDPE की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है इसकी स्ट्रक्चर की वजह से, इसमें ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है इसकी। इसके बाद आता है हमारा ब्रांच्ड के बाद इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट नेटवर्क पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, लीनियर, ब्रांच्ड एंड नेटवर्क। इसमें जो चेन्स हैं उनके बीच में नेटवर्क बना हुआ होता है पॉलीमर्स में। देखिए किस तरह से, जैसे कि मान लीजिए ये चेन बनाई मैंने, तो ये आपस में इसमें बीच में इस तरह से जुड़े हुए होंगे। ये यहां से ये चेन आपस में जुड़ी हुई होंगी, ये इस तरह से जुड़ी हुई होंगी, ये ऐसे ऐसे। तो जो इस तरह के जो पॉलीमर्स हैं वो कहलाते हैं नेटवर्क पॉलीमर्स, और इसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट। बेकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क पॉलीमर। ठीक है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी मैंने आपको बताया बॉन्डिंग साइट कहां कहां पर अटैच हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ, इसमें मैंने सी से आपको शो किया है, इसे आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं सिंपल, जैसे मैंने ये चेन बनाई है इस तरह से, ये मॉलिक्यूल्स को शो करते हुए ये यहां पर साइड चेन हो गई, ये तो ये ब्रांच हो गई और ये नेटवर्क पॉलीमर। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्टिसिटी और स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो टेक्टिसिटी से मतलब क्या है? टेक्टिसिटी का मतलब है कि उसमें मोनोमर्स का अरेंजमेंट क्या है स्पेस में। स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको बता चुकी हूँ कि हम क्या पढ़ते हैं उसमें, स्पेस में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट क्या होता है। तो वही है यहाँ पर टेक्टिसिटी। हम किसको कहेंगे कि पॉलीमर के अंदर मोनोमर का के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका अरेंजमेंट स्पेस में क्या है, दैट इज कॉल्ड टेक्टिसिटी। तो टेक्टिसिटी के बेसिस पर देखते हैं तीन तरह के होंगे। पहला होगा इसमें आइसोटैक्टिक। आइसोटैक्टिक, तो आइसोटैक्टिक में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेस में मोनोमर्स के जो मोनोमर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका अरेंजमेंट क्या है, या फिर आप इस बात को इस तरह से कह सकते हैं कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप हैं मोनोमेरिक यूनिट्स के उनका अरेंजमेंट क्या है। तो अगर किसी पॉलीमर में
फंक्शनल ग्रुप का अरेंजमेंट, फंक्शनल ग्रुप जो अरेंज है वो एक ही साइड हो। देखिए कैसे, एग्जाम्पल से समझाती हूँ ये मैं। आइसोटेक्टिक में जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई मान लीजिए, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप मान लीजिए, फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ पर कह रहे हैं जेड, जेड फंक्शनल ग्रुप ले रही हूं मैं फॉर एग्जाम्पल। तो ऊपर की साइड अरेंज होंगे जेड जेड जेड, नीचे के हम ये एच से सेटिस्फाई कर देते हैं वैलेंसी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप एक ही साइड है, या तो एबव द प्लेन स्पेस में या फिर बिलो द प्लेन। ये एबव द प्लेन है तो भी ये पॉलीमर आइसोटेक्टिक है, अगर ये यहाँ पर नीचे होते तो भी ये क्या होता, आइसोटेक्टिक ही होता। मींस फंक्शनल ग्रुप का अरेंजमेंट एक ही साइड होगा स्पेस में। स्पेस का मतलब क्या है, या तो एबव द प्लेन या तो फिर बिलो द प्लेन। तो इसमें एबव द प्लेन है तो भी आइसोटेक्टिक है, नीचे होता अगर ये सारे जेड नीचे होते एच ऊपर होते तो भी ये आइसोटेक्टिक ही होता। तो वो पॉलीमर जिनमें फंक्शनल ग्रुप एक ही साइड होंगे वो आइसोटेक्टिक कहलाएंगे। दूसरा टाइप होता है इसका सिंडियोटेक्टिक, या इसका एग्जाम्पल है सिस पॉली आइसोप्रीन। सिस वर्ड कहां पर यूज होता है, एक ही साइड जहां पर होते हैं, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप एक ही साइड है तो यहाँ पर सिस हमने लगा दिया, ठीक है। सेकंड आता है सिंडियोटेक्टिक, सिंडियोटेक्टिक पॉलीमर्स। इसमें क्या होगा, सिंडियोटेक्टिक में ऑल्टरनेट टाइप का अरेंजमेंट होगा फंक्शनल ग्रुप का। मींस जेड, जैसे इसमें तो सब ऐसे थे, अब इसमें देखिए ये बना रही हूं मैं सी सी ऑल्टरनेट जेड, फिर यहां पर आ गया जेड, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया जेड, ठीक है। बाकी हम ये वैलेंसी एच से सेटिस्फाई कर देते हैं। तो ये ऑल्टरनेट टाइप का अरेंजमेंट मींस एक बार फंक्शनल ग्रुप एबव द प्लेन है, एक बार बिलो द प्लेन है, एक बार एबव द प्लेन है, एक बार बिलो द प्लेन है, तो ये हो गया सिंडियोटेक्टिक। इसका एग्जांपल है ट्रांस पॉली आइसोप्रीन। ट्रांस पॉली आइसोप्रीन इज एन एग्जांपल ऑफ सिंडियोटेक्टिक पॉलीमर्स, ठीक है। थर्ड टाइप आती है इसकी एटेक्टिक, एटेक्टिक पॉलीमर्स, ठीक है। एटेक्टिक पॉलीमर्स वो होते हैं जहां पर फंक्शनल ग्रुप का रैंडम अरेंजमेंट होता है। जैसे इसमें आपने देखा एक ही साइड थे, इसमें ऑल्टरनेट एक बार ऊपर एक बार नीचे, इसमें रैंडम होगा, कहीं भी होगा। जैसे यहां पर मान लीजिए जेड है, फिर यहां पर आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया, कहीं भी रैंडम, वो कहलाते हैं एटेक्टिक पॉलीमर्स। इनका एग्जाम्पल है पॉली प्रोपाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। एक बार और आपको क्लियर कर देती हूँ, ये टेक्टिसिटी और स्टीरियोकेमिस्ट्री के बेसिस पर पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन ये तीन तरह से है, आइसोटेक्टिक, सिंडियोटेक्टिक और एटेक्टिक। अब ऐसे याद रखिएगा आप, स्टीरियोकेमिस्ट्री या टेक्टिसिटी में हम क्या पढ़ते हैं, अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स का स्पेस में, ठीक है, स्पेस में अरेंजमेंट क्या है। तो अब क्योंकि हम पॉलीमर्स पढ़ रहे हैं तो इसमें किसका अरेंजमेंट पढ़ेंगे हम, मोनोमर्स का। पॉलीमर्स किससे बने हुए हैं, मोनोमर्स से। तो यहाँ पर हमने देखा कि मोनोमर्स की जो फंक्शनल ग्रुप है उनके अरेंजमेंट स्पेस में क्या है, स्पेस का मतलब एबव द प्लेन देखेंगे या तो हम बिलो द प्लेन देखेंगे, इसी तो कहेंगे हम। तो यही कहलाती है टेक्टिसिटी। तो फंक्शनल ग्रुप मैंने Z माना है यहाँ पर, और एक कार्बन की नॉर्मल चेन बनाई मैंने, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। तो अगर मैं कह रही हूँ कि आइसोटेक्टिक, तो क्लियर हो जाना चाहिए क्या कि फंक्शनल ग्रुप एक ही साइड होंगे, ऊपर ही होंगे सारे, या तो फिर नीचे ही होंगे, अगर ऊपर होंगे तो भी, नीचे होंगे तो भी, आइसोटेक्टिक पॉलीमर। सिंडियोटेक्टिक कब हुआ, ऑल्टरनेट, एक मैंने कार्बन की चेन बनाई, उसमें फंक्शनल ग्रुप एक बार Z ऊपर, दूसरी बार नीचे, फिर ऊपर, ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड है, सिंडियोटेक्टिक। तो आइसोटेक्टिक का एग्जांपल सिस पॉली आइसोप्रीन। सिस वर्ड यहां पर इसलिए लगा, एक ही साइड है, वहां पर सिस लगेगा। ट्रांस एक बार ऊपर एक बार नीचे ऊपर, इस तरह से ट्रांस पॉली आइसोप्रीन इज एन एग्जांपल ऑफ सिंडियोटेक्टिक पॉलीमर। थर्ड टाइप है इसका एटेक्टिक पॉलीमर। एटेक्टिक पॉलीमर में रैंडम अरेंजमेंट है। रैंडम का मतलब है कहीं भी, जहां जिसका मन किया, जेड का मन किया ऊपर अरेंज हो गया, फिर ऊपर ही हो गया, फिर ऊपर ही हो गया, फिर मन किया उसका नीचे नीचे आ गया।
तो इस तरह से जो अरेंज हुआ है, फंक्शनल ग्रुप का जो अरेंजमेंट हुआ और जो पॉलीमर बने वो कहलाएंगे एटैक्टिक पॉलीमर। और एटैक्टिक पॉलीमर का एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर पॉलीप्रोपाइलीन। ये जो भी हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं यहाँ पर पॉलीमर की यूनिट में हम इन्हें सबको इनकी प्रिपरेशन और इनको पूरा स्टडी करेंगे। फिलहाल हम ये बेसिक इसके बारे में नॉलेज क्या है हम उसको वो देख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आता है हमारा फोर्थ टाइप। इतना क्लियर हो गया? ओके। फोर्थ टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ mechanism, on the basis of mechanism means किस तरह से बन रहे हैं हमारे पॉलीमर, उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसके बेसिस पर पॉलीमर्स दो टाइप के होंगे। पहला एडिशन पॉलीमर एंड सेकंड इज कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो एडिशन पॉलीमर्स या एडिशन पॉलीमर्स कब बनेंगे? जब सिंपल जो है मोनोमेरिक यूनिट जुड़ती रहेंगी रिपीटेड मैनर में और पॉलीमर बना देंगी, कोई किसी भी तरह का बाय प्रोडक्ट उसमें नहीं बनेगा, तो वो हो गया एडिशन। नाम से ही क्लियर है, सिर्फ एडिशन होगा, जुड़ते रहेंगे मोनोमर्स और पॉलीमर बन जाएगा, और ये प्रोसेस कहलाएगी एडिशन पॉलीमराइजेशन। जैसे कि पॉलीइथाइलिन है इसका एग्जाम्पल, पॉलीइथाइलिन या फिर पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एग्जाम्पल है एडिशन पॉलीमराइजेशन के। ठीक है, जिसमें सिर्फ व्हेन मोनोमेरिक यूनिट कंबाइन रिपीटेडली एंड नो बाय प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड द प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमर्स। ठीक है, अब आता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो कंडेंसेशन पॉलीमर वहां पर बनते हैं जहां पर मोनोमेरिक यूनिट आपस में कंबाइन होती रहेंगी और जब प्रोडक्ट बनेगा तो साथ में एक बाय प्रोडक्ट भी बनेगा। तो जहां पर बाय प्रोडक्ट भी बन रहा है, पॉलीमर तो बनेगा ही बनेगा, साथ में बाय प्रोडक्ट भी बनेगा, तो वो प्रोसेस कहलाएगी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एंड द प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। इसके एग्जाम्पल है जैसे नायलॉन 6,6 या नायलॉन 6,10, और भी एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, जो फाइबर्स है ये बनेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू। क्लियर है? इसके बाद आता है, इसके बाद और भी क्लासिफिकेशन है इसके, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स का मतलब है हमें पॉलीमर कहाँ से मिले, नेचुरल हो सकते हैं अगर नेचर से मिले, तो सिंथेटिक हो सकते हैं अगर हमने उन्हें लैब में प्रिपेयर किया, तो बहुत सारी तरह के क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं इतना आप इसको अच्छे से समझिए। तो ये हो गया हमारा फोर्थ टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब है कि हमारा पॉलीमर जो है वो इंसुलेटर है या कंडक्टर है, इसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट टाइप है इसका कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। दो तरह के पॉलीमर होते हैं इसके बेसिस पर, कंडक्टेंस के बेसिस पर, कंडक्टर्स और इंसुलेटर। इंसुलेटर का कोई एग्जांपल पॉलीइथाइलिन है, इंसुलेटर है पीई पॉलीइथाइलिन। ठीक है, कंडक्टर की बात अगर हम करें, कुछ ऐसे पॉलीमर्स जो कंडक्टर होते हैं जैसे कि पॉलीपायरोल, जैसे कि ट्रांस पॉली एसिटिलीन एटसेट्रा, ये एग्जाम्पल है। इसके भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं, फिलहाल पॉलीपायरोल है, ट्रांस पॉली एसिटिलीन। ठीक, तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। ये 5 तरह से हमने समझा कि पॉलीमर्स को कितने टाइप के में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मेरा लेक्चर अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।